हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। इस लेक्चर में भी हम अपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी कि किस तरह से वहाँ के जो नेशनल असेंबली था उसको लुई 16 ने रिकॉग्नाइज्ड कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और पावर को डिवाइड कर दिया गया और जो वो थी कलर्जी, उसकी पावर को कम कर दिया गया और टिथ को भी ख़त्म कर दिया गया, ठीक। अब इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक रहेगा मेन, वो है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कैसे अभी तक तो कंप्लीट मोनार्क था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क क्यों? क्योंकि नेशनल असेंबली बन चुकी थी और नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर लिया था, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, इसलिए राजा तो रहा, लेकिन वो कैसा रहा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क रहा, ठीक। राजतंत्र तो रहा, राजा भी रहा, लेकिन उसकी शक्तियों को कम कर दिया गया, ठीक। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में, और 1791 तक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो है वो नेशनल असेंबली ने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया था स्टूडेंट, ठीक है। और क्या कर दिया गया? लिमिटेड द पावर ऑफ मोनार्क, यानी राजा की जो पावर है वो लिमिटेड कर दी गई। यानी कि कैसे लिमिटेड कर दी गई? सेपरेशन कर दिया गया पावर का। कैसे कर दिया गया? जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में। अब आज के तरह जो जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर हम अपने यहाँ देखते हैं, उसी की तरह का जो फॉर्मेशन था वहाँ पर, जो ड्राफ्ट था वो कैसा था, वो अब हम देखते हैं। लोगों को वोटिंग राइट्स मिले, लेकिन इसके लिए जो वहाँ की सोसाइटी थी, या जो वहाँ के वो जो थे थर्ड एस्टेट के पीपल्स थे, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक एक्टिव सिटीजन और दूसरे पैसिव सिटीजन। अब जो एक्टिव सिटीजन्स थे, तकरीबन 4 मिलियन पीपल्स थे ये, इनको वोटिंग राइट था, और जो पैसिव सिटीजन्स थे उनको वोटिंग राइट्स नहीं था। तो स्टूडेंट, पहले हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि एक्टिव सिटीजन किस बेस पर उनको कहा गया था और पैसिव सिटीजन इनको किस बेस पर कहा गया था। यानी एक्टिव सिटीजन को वोट डालने का जो राइट मिला था वो किस बेस पर मिला था, और पैसिव सिटीजन को किस बेस पर नहीं मिला था। तो ओनली मैन, एक तो ये कि नेशनल असेंबली फॉर्म होने के बाद भी फ्रांस जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना और पावर को डिवाइड किया गया, लोगों को वोटिंग राइट्स मिले, उसमें भी ओनली मैन को वोटिंग राइट्स मिले, और मैन भी अबव 25 ईयर्स, यानी 25 साल से ऊपर के हों, मैन हो। इसके अलावा एक कंडीशन और थी, हु पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेज। यानी जो लेबर होता है उसका जो वेज होता है, जो मजदूरी होती है एक तरीके की, वो 3 दिन की मजदूरी के बराबर वो क्या करता हो? टैक्स पे करता हो, ठीक है। और वो 25 साल का या उससे अबव हो, और वो मैन हो, ठीक है। तो उसको क्या करने का राइट है? वोट डालने का राइट है। और ये वाले लोग तकरीबन कितने थे? 4 मिलियन पीपल्स थे जो एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में आते थे। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, एक्टिव सिटीजन में कौन आते थे? ओनली मैन आते थे, पहली बात। 25 और उससे अबव ईयर्स के लोग आते थे जो पे करते हो टैक्स कितना? 3 दिन की एक लेबर की मजदूरी के बराबर, ठीक। वो उनको वोट डालने का राइट था, ठीक। दूसरे जो पैसिव सिटीजन थे उनमें ऑल वुमेन्स थी, और रिमेनिंग जो मैन थे जो बिलो 25 ईयर्स थे या फिर जो टैक्स पे नहीं कर पाते थे 3 days के वेजेस के बराबर एक लेबर के, ठीक है, वो सब कैसे थे? पैसिव सिटीजन में आते थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डिक्लेरेशन हो जाता है राइट्स का, मैन का एंड सिटीजन का, ठीक। अब हम ऊपर देखते हैं कि वो वोटिंग जो होती थी वो कैसे होती थी। जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो किसको चूज करते थे, किसको वोट देते थे? तो स्टूडेंट, जो एक्टिव सिटीजन्स थे 4 मिलियन पीपल्स, वो अपने में से ही वोट देते थे, और तकरीबन 50,000 मैन को चूज करते थे जो इलेक्टर्स कहलाते थे, ठीक। और ये इलेक्टर्स जब वोट करते थे तो वो अपने में से ही 745 मेंबर्स चूज करते थे जो नेशनल असेंबली फॉर्म होती थी, ठीक है, जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते थे, ठीक है। यानी 745 मेंबर्स मिलकर के क्या फॉर्म करते थे? नेशनल असेंबली। अच्छा, नेशनल असेंबली का कंट्रोल रहता था किंग पर। अभी तक पूरी पावर किंग के पास थी, लेकिन अब पावर किसके पास चली गई है? नेशनल असेंबली के पास चली गई है। और ये नेशनल असेंबली कहाँ से आई है? ये इलेक्ट होकर आई है। किसने इलेक्ट किया है? एक्टिव सिटीजन ने इलेक्टर्स को वोट किया है, इलेक्टर्स ने वोट किया है नेशनल असेंबली के लिए, ठीक है। तो ये 745 मेंबर कंट्रोल करते थे किंग को। इसके अलावा नेशनल असेंबली में ही से ही
कुछ मिनिस्टर्स चूज किए जाते थे और इन मिनिस्टर्स पे भी किसका कंट्रोल रहता था, नेशनल असेंबली का कंट्रोल रहता था। लेकिन एक पावर किंग के पास भी थी, दैट इज कॉल्ड वीटो, यानी नेशनल असेंबली जो भी पॉलिसी या जो भी कुछ इंट्रोड्यूस कर रही है न्यू, उस पर हाँ या ना का जो राइट रहता था वो किंग का रहता था। एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए किंग के पास पावर थी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर कहीं पर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो एक जज चूज होता था, और जज के लिए भी वोट कौन करता था, यही एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो जज के लिए वोट करते थे। जिस तरह से हमारा जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट रहता है, इससे एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेचर से इनसे कोई मतलब नहीं रहता है, इसी तरह से यहाँ पर भी जुडिशियरी जो थी वो एक्टिव सिटीजन चूज करते थे। तो इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने बताया कि फ्रांस कैसा बन गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया, और राजा के पास जो पावर थी वो उतनी पावर नहीं रही, पावर को रिड्यूस कर दिया गया और डिवाइड कर दिया गया, ठीक। लेकिन स्टूडेंट, राजा तो राजा ही होता है, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं ज़रूर सोचेगा कि मुझे जो है एक तरीके से मैं नेशनल असेंबली की कठपुतली बन के रह गया हूँ एक तरीके से, तो मैं अपनी पावर को दोबारा रीगेन करूँ, ठीक है। इसलिए लुइस 16 ने सीक्रेटली, अब आज हम यहाँ पर लुइस 16 का ही एंड कर देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यही फ्रांस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, ठीक है ना। प्रॉब्लम बने हुए थे शुरू से ही अब तक, जिनके बारे में हम पढ़ते चले आए। इन्होंने क्या किया, सीक्रेटली प्लान की एन ओवरथ्रू ऑफ नेशनल असेंबली विद द किंग ऑफ प्रूशिया, यानी इन्होंने आपने आसपास की जो कंट्रीज थी उसमें प्रूशिया भी था, ऑस्ट्रिया भी था और अदर नेबरिंग कंट्रीज थी, ठीक है ना। आसपास के जितने भी किंग थे वहाँ पर जो शासन था वो कैसा था, एरिस्टोक्रेट का था या फिर मोनार्क का था, ठीक है। तो सभी के मन में ऐसा चल रहा था कि आज ऐसा फ्रांस में हुआ है इतना रिवॉल्यूशन, कल हमारी कंट्री में भी हो सकता है, कल यहाँ पर भी वॉइस लोग उठा सकते हैं अपनी हमारे खिलाफ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लोग कैसे थे, ब्रदरहुड की भावना थी, एक सॉफ्ट कॉर्नर था, ठीक। तो इन्होंने सीक्रेटली प्लान किया कि नेशनल असेंबली को हम ख़त्म कर देते हैं, किसकी हेल्प से, प्रूशिया की हेल्प से, ठीक है। अब प्रूशिया आज की डेट में हम इसको स्टूडेंट जर्मनी कहते हैं, ठीक है। तो जर्मनी आज एट प्रेजेंट है, लेकिन तब की डेट में प्रूशिया ही था, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ के राजा से मिले, इसके अलावा इनकी हेल्प दूसरी नेबरिंग कंट्रीज़ ने भी की और ऑस्ट्रिया ने भी की। अब ऑस्ट्रिया ने क्यों की इनकी हेल्प, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने इसलिए की क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बताया था कि वहाँ ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से, मैरी से उन्होंने शादी की थी, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ के तो ये दामाद हो गए, तो इसलिए यहाँ ऑस्ट्रिया से भी इनको हेल्प मिली। बट जब तक ये ऑस्ट्रिया और प्रूशिया सब मिलकर के इनके अगेंस्ट जो है आते और नेशनल असेंबली को ख़त्म करते या हराते वॉर में, तब तक नेशनल असेंबली को पता चल गया, ठीक है ना। बट बिफोर दिस कुड हैपन, ऐसा कुछ होता, ये प्लान ही तो कर रहे थे सीक्रेटली, लेकिन तब तक ऐसा कुछ होता, नेशनल असेंबली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। नेशनल असेंबली ने खुद ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के खिलाफ जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दी, ठीक। और वॉर डिक्लेयर करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन आर्मी में बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन हुए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वॉलंटियर्स को आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा गया। इसके अलावा वो उन्होंने एक गाना गाया, एक सॉन्ग गाया, और वो सॉन्ग जो गाया उन्होंने उसका नाम था मर्सिलीज। मर्सिलीज ये लिखा जो था वो रॉजर डी आइजले ने लिखा था। मर्सिलीज ये आज की डेट में अगर हम देखें तो वहाँ का नेशनल एंथम है, ठीक है। मर्सिलीज चाहें तो आप इस लेक्चर के बाद गूगल पे सर्च करके सुन सकते हैं, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन द आर्मी एंड संग अ सॉन्ग दैट इज कॉल्ड मर्सिलीज। आज की डेट में ये क्या है, वहाँ का नेशनल एंथम है, और ये लिखा कितने, रॉजर डी आइजले ने लिखा। अच्छा, ये इसको मर्सिलीज क्यों कहा गया, इसके पीछे भी एक फैक्ट है, बिकॉज ये वॉलंटियर्स जब गुजरे, ये एक जगह है मर्सिलीज, ठीक है। तो मर्सिलीज जगह से जब ये गुजरे तो वो ये सॉन्ग गाते हुए गुजरे, इसलिए इस सॉन्ग का नाम मर्सिलीज रखा गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके अलावा रिवॉल्यूशन फर्दर डिमांड ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वालिटी, आगे भी रिवॉल्यूशन की डिमांड की जाने लगी, किस लिए, फर्दर ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए, दैट इज वोटिंग राइट टू वीकर सेक्शन। अभी तक वोटिंग राइट जो था वो वीकर सेक्शन को नहीं था, अभी तक हमने पीछे पढ़ा है जो वोटिंग राइट था वो किस में था, केवल एक्टिव सिटीजन्स में था, जो थ्री डेज के मजदूरी के बराबर, 3 डेज के लेबर के वेजेस के बराबर टैक्स पे करते हो, अबव 25 ईयर्स हों, ठीक है। तो वीकर सेक्शन को यहाँ पर वोटिंग राइट नहीं था। तो ये रिवॉल्यूशन जो है वो
प्रूशिया और ऑस्ट्रिया को हराया नेशनल असेंबली ने, और बहुत सारे वॉलंटियर्स को आर्मी ज्वाइन किया। इन लोगों ने सॉन्ग गाए, देशभक्ति का एक तरीके से गाना गाया, और एक जोश पैदा रहा इन लोगों के अंदर, और इन दोनों ने हरा दिया। और यहाँ पर ये जो बहुत ज़्यादा मोनार्क को यानी लुइस 16 को रिस्पेक्ट मिल रही थी, एक तरीके से राजा बने हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, वहाँ से भी उनको ख़त्म कर दिया। और रिवॉल्यूशन फर्दर डिमांड किया कि इस रिवॉल्यूशन ने फर्दर डिमांड ये की कि जो इक्वल पॉलिटिकल वोटिंग राइट्स हैं वो मिले। किसको मिले? वीकर सेक्शन को मिले, क्योंकि पैसिव सिटीजन को वोटिंग का राइट नहीं था। और इसके लिए बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, पॉलिटिकल क्लब्स बहुत सारे बने, लेकिन एक क्लब जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ उसका नाम है जैकोबिन क्लब। तो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जैकोबिन क्लब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कहाँ बना, क्यों बना, और इसके मेंबर्स, लीडर्स, इनका ड्रेस कोड, सब कुछ हम इसके बारे में अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।